खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। नवाज शरीफ साहब को बड़ा यकीन है कि वो अगला इलेक्शन जीत जाएंगे और उस पर कोई हैरत की बात भी नहीं है, क्योंकि भट्टी साहब आप हमें पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ ज़िया-उल हक साहब का भी रेफरेंडम हुआ था और एक परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी करवाया था, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत गए थे। बहरहाल कोई कनेक्शन तो नहीं बनता, मगर वैसे ही मुझे याद आ गया। चेयरमैन PTI की ज़मानत होगी नहीं होगी, लगता है नहीं होगी, और अगर उनकी ज़मानत हो गई तो फिर इलेक्शन जो है मियाँ साहब कैसे जीतेंगे। और IPP से मुआहिदों की तजदीद किन शराइत पर हो रही है। अब सुना है कि इनको नई लीज ऑफ लाइफ देने की कोशिश की जा रही है। वो जो पहले ही पुराने थे, एक तरह से वो मशीन्स बहुत पुरानी थी, उनको दोबारा से जो है उन्हें मुनाफा देने की कोशिश हो रही है। भारत में फिर सिखों पर, और ये बड़ा एक अहम स्टोरी है भट्टी साहब, वो इसलिए कि अब लोग कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन अगर मोदी ने जीता तो फिर ये एक हिंदू स्टेट बन जाएगी। ये खुद उनके इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, मगर ये वाकया क्या हुआ इस पर बात करेंगे। एक सिख मारा गया कनाडा में और उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब ये तो इंडिया ने मरवाया है। तो ये किस हालात के समझ में जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत ही जाएंगे। मैं अपना भट्टी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आज 19 सितंबर 2023, वोटों से तो नवाज शरीफ इलेक्शन जीतने का तस्वुर भी ना करे। जितने सर्वे हुए हैं, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं ना किसी ने हारना या जीतना। सब टोपी ड्रामा हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुकदमा कहीं दर्ज हुआ, बताएं? कोई खबर नहीं आई। कहीं गिरफ्तारी हुई है? कई इलेक्शन कैंपेन में उन्हें मुश्किलात आ रही है ना। तो नवाज शरीफ साहब जो अपने आप से, पाकिस्तानी अवाम से इतना खौफजदा हैं कि अपने भाई की हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए। इन 16-18 माह में पाकिस्तान की तारीख की 76 साल सबसे ज़्यादा महंगाई हुई, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, इंसाफ को कर दिया गया। तो किस बेस पर ये इलेक्शन जीतेंगे? मेरी इतला तो ये है कि आला सतही मीटिंग में मुस्लिम लीग के कई रहनुमाओं ने कहा माफ़ी चाहते हैं, हम आवाम को जलसा गाह में नहीं ला सकते, हमें तो लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। कि जनाब आपने मुल्क का हाल क्या कर दिया? ये क्या आप खबर दे देते हैं भट्टी साहब? यानी जिन लोगों को मियाँ साहब के बंदे लाने के लिए कहा गया था उनकी तरफ से रिएक्शन आया है। एक जिले में हुआ, उन्होंने कहा खबरदार, अगर हमें इमरान नवाज शरीफ के इस्तक़बाल में कहा, जब बुरा वक्त आया नवाज शरीफ छोड़ के चले गया। कई रहनुमाओं कह रहे हैं कि यार किसी तरीके से हमारी जान बचाओ। अब बाकायदा हाज़िरियाँ लगती हैं, ये हल्का फलां हल्का इधर आओ। पहले तो अगर PTI लड़ी तो PTI ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और तरीके इंसाफ को इजाज़त हुई, तो मुस्लिम लीग नून के 20% लोग इलेक्शन छोड़ जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। ये आज रिकॉर्डिंग है ना, ये प्रोग्राम तो रिकॉर्ड का मतलब है कि कली पार्टी ने इलेक्शन लड़न दो तो फिर वो जीत जाएगा। कहता वो एक बच्चा गया, बफरल उसने पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा चेक वाला, शर्ट बड़ी कीमती थी, पीछे झंडा शंडा लगा हुआ था। कहता मामा आज मुझे इनाम दे। उन्होंने कहा पुत्र तू सारी उम्र ही नलायक रहे हैं, तेन कदा इनाम दे? नहीं मामा, मैं आज मेरा इनाम बनता है। ये देखे मैंने कैसा कोट पहना है, कैसा ज़बरदस्त चेक है, ये कैसा स्कार्फ है। उन्होंने कहा पुत्र ये कपड़े तो तेरे प्यो के पैसे दे नहीं, या मुल्क के पैसे दे ਜਿਹੜੇ तेरे बेनेड़े लुटे सन। और तू दस ना तू की किया? कहता जी मैं आज मुकाबले फर्स्ट आया। उन्हें कहा अच्छा बेटा बाकी तू आया, मेरा नहीं दिल मानता। उन्होंने कहा नहीं मैं आया वहाँ। उन्हें कहा किस तरह से? दूसरे नंबर से कौन? उन्हें कहा दूजे थे भी मैं, तीजे थे भी मैं। हाँ, अगर इलेक्शन आप तरीके इंसाफ को आउट कर चुके हैं, ये फैसला कहीं हो चुका है मेरे ख्याल। हाँ, तो फिर सूनिया हो जान गलियां ते मिर्जा। एक गल तो मन होना भट्टी साहब, अगर बात सुने, ज़िया-उल हक का रेफरेंडम के भी मोहतरम नवाज शरीफ इंचार्ज थे, जिन्होंने वो देखा है ना 3% वोट नहीं पड़े थे। वो पता नहीं क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो समझो मैं सदर हूँ। तो 97। हाँ, अगर उस तरह इलेक्शन कराना है तो नवाज शरीफ वजीर आज़म। मैं तकल्लुफ़ की क्या जरूरत है? वैसे ही बना दें। काकड़ साहब को भी तो हमने बना ही लिया ना। तो वैसे अगर ये फायदा अच्छा है, अगर कहीं ये फैसला हो गया कि बगैर इलेक्शन के। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट सुनवाऊंगा मियाँ साहब का इलेक्शन के बारे में, सुनाए जी।
आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। जब मैंने कहा था मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मेरे दिल में एक खौफ खुदा था और एक पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा था, जिसके तहत मैंने ये कहा था। और आज भी मोहब्बत का जज्बा मुझे ये कह रहा है कि अगर सब कुछ हमने नेक नीति के साथ किया है तो इसका अजर अल्लाह ने हमें देना ही देना है, और इंशाल्लाह कामयाबियों की शक्ल में देगा अल्लाह। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है, ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। अच्छा, ये कौन लोग हैं बड़ी साहब? एक कुछ नजर नहीं सजे पास इशारा कर रहे सन ना कि ये जो लोगों ने पहुंचाया है। देखिए बड़ी साहब, एक सवाल नहीं, पहले मेरा सवाल सुन लें यार। मैं एक बात तो माने ना, कन्विक्शन को छोड़ें गलत हुई थी या सही हुई थी। द मोस्ट अनपॉपुलर पर्सन ऑन दिस ग्लोब, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और ये हो सकता है कि यहाँ इलेक्शन जीत जाएँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो उनको फिर आप दाद दें। नहीं काजी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक तो उन्होंने फरमाया लिख कर देता हूँ, उन्हें कहीं लिख दे, उन्हें कहें मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, गरीब आदमी हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, रिपोर्टर हूँ, शर्त ये है कि इलेक्शन हो। उन्होंने कहा उन्होंने जो पहुँचाया है, वो तो सारी उम्र बाजवा साहब और फैज़ पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, उन्हीं को एक्सटेंशन दी है, उन्हीं की वजह से आज ये इसी मीडिया पर बैन थे। मुझे बताओ, सिर्फ मरियम जब नवाज शरीफ साहब को छोड़ने गए तो मरियम को एक शॉट चल गया, मेरे वक्त पड़ गया। ये काजी साहब छोड़े, अगर आप मियाँ साहब की इन बातों पर आ रहे हैं, कह रहे हैं लिख कर देता हूँ, मैं गया 4 साल तो अपनी मर्जी से गए, कौम का मुझे दर्द है। जिसको कौम का दर्द हो वो 5 अरब के फ्लैट में नहीं रहता। वो याद रख लें, जब बुरा वक्त आए तो अपनी आवाम के साथ होता है। 4-5 अरब ये जरा सुनिए, मजीद सुनिए, फिर आगे बात करें। अच्छा, आपका दिल मान है कि नवाज शरीफ साहब स्क्रीन स्वीप कर देंगे तो अच्छी बात है। हमें हम कौन होते हैं? साहब एक जगह पै गया छापा ते बंदा फड़िया गया, तो उन्हें कहा यार की है, कहना यार जाओ चोरों फड़ो, डाकुओं फड़ो, उन्होंने फड़ो जिन्हें कुछ नहीं किया। इतने तो फड़े हो जाते जिन्हें कुछ ना किया हो। मैं एवं गल सुनाइए, तुम दफा कर दो, जरा शॉर्ट सुनो। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये कर दिया है? तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। कौन पीछे उनके? जनरल बाजवा और जनरल फैज। आलाकार कौन है? आलाकार जाकिर निसार है, गुस्सा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। तो भट्टी साहब, अब ये बात तो आप माने ना कि इजाजुल हसन साहब सिटिंग जज हैं, और मेरी उनसे एक ताज़ीती हवाले से एक मुलाकात है। वेरी अपराइट मैन, और उनके बारे में ये, और वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे जो कुछ इन काजी साहब अदब। और मैं आज ये भी कह दूंगा, इन हालात में जितना अच्छा पिछले चीफ जस्टिस साहब ने कंडक्ट किया, ठीक है। आप हम क्या गिला करें? 4 गुंडे भेज देते हैं उनकी चौखट पे, वो शरीफ आदमी क्या करे? तो इसलिए ये तो माने ना, इनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, और लिहाजा दोबारा पावर में आएंगे, जितने मर्जी अनपॉपुलर। काबिल एहतराम सईद कादी साहब, गुजारिश है, इत्तेजाज एहसन साहब हमेशा कहते हैं कुछ लोग अदारों के लाडले हैं, वो एक दरख्त को नहीं पूरे जंगल को। तो आप सब जरा दोबारा सुनाए, और ये लफ्ज़ गौर से सुनिएगा। कोई और माई का लाल ये नहीं कह सकता सिटिंग जज को। मेरे जैसा आदमी कहना मेरी 7 नस्लें तो अदालत में हो, कुछ सवालों से मेरी कोई जाती तो, और 3 साबिक जज चीफ जस्टिस उनके निशाने पर, वो कहते हैं। और इनकी एक बात कर लो, इनकी शनाख्त कौन है? कौन से मलिक साहब थे? मलक कयूम साहब। इनकी शनाख्त ये, इनकी शनाख्त कौन है जिनको बाद में इन्होंने सेनेटर बता दो। फिर स्पेन में कौन मिलके आया इनको? यार ज्यादा बात नहीं करनी बेटा, छोड़ो, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, हमारे आगे ही होड़ सिले हुए हैं। मेरा मतलब मियां साहब, स्पेन से डीलिंग वाली बड़ी साहब आ गई है, नजर सामने आ गई है, लेकिन अब ताड़ी है इस वाले 37 भी होवे। बड़ी साहब अब आगे बढ़ते हैं, पहले शॉर्ट सुने, मैंने भी पता हो खबरदार थोड़ी वजह। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है? 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। कौन पीछे उनके? जनरल बाजवा और जनरल फैज। आलाकार कौन है? आलाकार जाकिर निसार है, गुस्सा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। अच्छा बड़ी साहब, 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए। बकौल इनके ख्वाजा आसिफ साहब के जनरल बाजवा से सौदा करके यहां से निकले हैं। और एक बात इसमें बड़े सबक पे ना है कि जो इनको फायदे भी पहुंचाते हैं ना, वो
उन अपना हशर देख लें। काजी साहब उन्होंने कहा जनरल बाजवा सबसे पहले नाम लिया। अब सुन ले, थोड़ा सा मुझे भी गुजारिश करने का मौका दे दे। हालात तो नहीं है खुल के बात करने के, लेकिन कुछ नहीं होता, दम घुट रहा है इसमें कर देते हैं। मान लिया बकौल इनके कि 2018 में जनरल बाजवा साहब, बकौल इनके, तो फिर एक्सटेंशन क्यों दी? सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, एक्सटेंशन क्यों दी? दूसरी बात, कहते हैं ये 4 जज बैठ के, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, कल को मौजूदा जज साहब के बारे में ये भी कह देंगे। मुझे बताएं, एक कोई प्राइम मिनिस्टर है ABCD, ये बाजवा साहब है जिनके बारे में वो सारा इल्जाम लगा रहे हैं, और गालमन शायद फैज हमीद साहब, कमर बाजवा साहब ही है ना, 6 साल रहे हैं गालमन, और 6 साल रहे हैं, एक्सटेंशन मिलने की वजह से वैसे आर्मी चीफ का टेन्योर 3 साल होता है, ठीक है ना, एम आई राइट? वो कह रहे हैं 4 जज बैठ के करोड़ों के मुंतखब नुमाइंदे को, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कोई भी, चलो मियाँ साहब को छोड़ देते हैं, करप्शन करता है, लूट मार करता है, मुल्की मफाद के खिलाफ जाता है, अरबों रुपए करप्शन लेता है, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे उसका नाम बता दें। मान लिया 4 जजों को नहीं फैसला करना चाहिए, बटी साहब कौन करेगा फैसला? साहब, मैं आपकी बहुत सी बातों का जवाब नहीं दे सकता। कुछ लोगों के बारे में मैं एक फिक्रा बोल देता हूँ। पाँव से उठते हैं तो गिरबान पकड़ लेते हैं, वक्त आता है तो गिरबान छोड़ के पाँव में पड़ जाते हैं। साहब मेरा सिंपल सवाल है, मियाँ साहब ने फरमाया 4 अनइलेक्टेड जज सुप्रीम कोर्ट के नाम भी लिए, मान लिया किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी केस है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अल्लाह की अदालत, इन्होंने कहा मुझे अल्लाह पे यकीन है। मियाँ साहब, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, खाली आपका नहीं है। अल्लाह तो उसको भी देता है जो उसको मानता नहीं, लेकिन अल्लाह ने ही कहा हुआ है कि राशि जहन्नमी है। अल्लाह ने कहा हुआ है सच बोलो। बताएं कि आप लंदन, आपको अदालतों ने भेजा या वजीर दफा ख्वाजा आसफ के मुताबिक आपको बाजवा साहब ने भेजा? बताए 2018 पे जो आपने PDM में मूवमेंट चलाई थी कि 2 बंदे रिजाइन दें, क्या आप दोनों से आकर रिजाइन लेंगे? आप बताएं कि काई साहब इधर आंख में आंखें चक पाओ कि जस्टिस कयूम को शहबाज शरीफ साहब ने किसका पैगाम दिया था? बताए ना, ये अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की भी माने ना। अल्लाह तो कहता है सच बोलो। वो सैफुर रहमान ने पैगाम दिया था, नहीं CM साहब, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो आई हुई है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं, अच्छा, एक ऑडियो मैंने जो सुनी थी वो सैफुर रहमान भी कह रहे थे ना कि CM साहब ने ये फरमाया, ये नहीं था? हाय 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 हाय, सुनता जा शर्माता जा, आंखों को रुलाता जा, बल्कि दिल को सुलाता जा। मैं हैरान हूं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब अल्लाह की भी मदद का कह रहे हैं, और 4-5 जज साहबान, साकब निसार दरवेश आदमी, उमर अता बंदयाल दीनदार आदमी, उन्होंने फैसले पे इम्प्लीमेंट कराया नहीं कराया अलग, क्या कराते उसके बाद आसफ सईद खोसा को ये निशाना बना रहे हैं, सजाद अली शाह जैसा इंटेग्रिटी वाला जज, और हाजर अजाजुल एहसन, जो अगले अजाजुल एहसन जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं। हाँ। क्या ये जो इनको हुक्म दिया है, सिर्फ इमरान खान ने क्या कहा था, एक कंडीशन सेशन जज थी, हम कानून के मुताबिक फैसला, तो ही अदालत आ गई। आज अतर मनीला साहब, आप मेरे भी चीफ जस्टिस हैं। जब वकला मूवमेंट चल रही थी इफ्तार चौधरी का, आप जो सब के साथ होते थे, तो मैं PUJ का सदर था, दर्जनों मुलाकातें हुई आपसे इफ्तार चौधरी के साथ। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि मेरे मुल्क के आने वाले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को वो कह रहे हैं इन जैसे 4 बंदे बैठ के? नहीं, क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? नहीं, ज़ेबा पर नहीं। कादी साहब देखे, हम इधर किसी एक जमात के तर्जुमान नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा इमरान खान की हुकूमत मिसाली थी, अब भी लफ्ज़ में कायम हूँ। नहीं, ज़ेबा पर मोहतरम एडिशन जज साहिबा थी जिन्हें इमरान खान साहब ने गलत कहा, जाके माफ़ी भी मांग ली। तो अब अतर मनीला साहब के ही चीफ जस्टिस हैं वो आने वाले कमिंग। क्या इस पर तौहीन अदालत होगी? नहीं, इन पे नहीं होगी। इन पे ना सीक्रेट एक्ट लगता है, ना तौहीन अदालत होती है, ना नैब कार्रवाई करता है, ना एंटी करप्शन करता है, ना FIA करता है, ना पुलिस पूरी स्टेट को चला रहे हैं यार। क्या किस चक्कर में आप छोड़ें, ये जरा सुने क्या कह रहे हैं। है भाई हमारे पास कुछ? हाँ, ये कुछ लोगों से शॉर्ट लिए हैं हमारे, गाना ही सुना दे। नहीं, ये लोग जो बहुत जश्न मनाने जा रहे हैं मियाँ साहब की आमद पे, जरा वो सुनवाते हैं आपको। सुनाएं जी।
चले काजी साहब, को खुदा का बंदा को नेक बंदा आए इस मुल्क के लिए, कभी जरदारी आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया। बहुत दुख है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है इस वतन को लूटने के लिए। पाकिस्तान क्या लेने आ रहा है? जो कुछ बच गया, जो रह सह गया, क्या उसको लूटने आ रहे हैं? नवाज शरीफ आ रहा है तो उसको उधर ही रहना चाहिए, और हम इधर ही हैं तो उसको भी उधर ही रहना चाहिए। वो वहाँ पे चिल करे, हम यहाँ पे चिल करेंगे। नवाज शरीफ के आने का फ़ायदा क्या? फिर जब मुश्किल हालात हो गए छोड़ के भाग जाएगा। तो अल्लाह ताला के रहमो करम पे तो उससे बेहतर है कोई अच्छी क़यादत का हम इंतखाब करें जो कि मुल्क व कौम के लिए बेहतरी का बायस हो। मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ नवाज शरीफ को। आएगा तो देखना फिर बड़ी धूमधाम से इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे उन्हें। लीडर वो होते हैं जो जिस तरह खान चाहे जेल में है वो फिर भी रह के अवाम के अंदर है। नवाज शरीफ की तरह भाग के नहीं गया कहीं पे भी। लंदन अभी तक उसकी दवाई नहीं मिली, वो हकीम ही नहीं मिल रहा जिससे उसने दवाई लेनी है। जी अच्छी बात है, आने दें, ठीक है। मैं तो अच्छा समझता हूँ, मैं इसी पार्टी को एंजॉय करता हूँ। कोई पता नहीं क्योंकि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, कोई पता नहीं कि उन्होंने आके क्या करना है। जो बाहर बैठ के करें वो इधर आके भी कर लेंगे, इसलिए तो कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। जी मिक्स्ड सी राय है लोगों की। देखिए काजी साहब, ये राय उनका हक है जिसने भी दी है। मेरी नज़र में तो नवाज शरीफ साहब को मैं भी वेलकम करता हूँ, लेकिन हक़ाइक़ को मसख ना करें। ये ना कहें कि अल्लाह मेरे पे मेहरबान है, मेरी नीयत थी 4 साल आप रहे, अपनी मर्जी से इलाज कराने गए, पाकिस्तान आपका 100 दफ़ा। अच्छा नहीं भट्टी साहब, कुछ लोगों के यहाँ पे इंटरपोल के जरिए वारंट निकाले हुए, तो वो भी आके जलसा करेंगे जो बाकी बंदा है, या सिर्फ यही करेंगे? काजी साहब मैं नहायत एहतराम से, एक तरफ कल परसों मैं किसी का बयान पढ़ा था कि मोहम्मद सलाई को इंटरपोल से लाओ, उसके होते हुए उसको कोई सजा नहीं हुई, कोई जुर्म नहीं था। एक तरफ वो बच्चा नौजवान लीडर मोहम्मद सलाई, जिस पर उस वक्त कोई पर्चा नहीं था, कोई झूठा मुकदमा नहीं था, जिसके बाप को 12 दफ़ा जमानत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, इंटरपोल याद आ रही है। दूसरी तरफ नहायत काबिल एहतराम नवाज शरीफ साहब हमारे पसंदीदा आदमी है, बल्कि शहबाज शरीफ ज़्यादा खैर, सजा याफ्ता है, अदालत से सजा याफ्ता है, जेल से बीमारी का कह के हस्पताल गए, BVIP वार्ड में, वहाँ से चार्टर्ड प्लेन में लंदन गई। क्या ऐसे शख्स को आते ही मीनारे पाकिस्तान या जाती उम्रा जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, या कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए? ये कानून क्यों इतना अंधा है? अंधा तो सुना था, लेकिन अन्ने वाही अन्ना है। भट्टी साहब, मैंने आपसे के साथ 4 साल हो गए आपके साथ शो करते हुए। ये जो कानून बड़ा देखता है, वो देखता है, वो डाटा तो नहीं किधरे, जो डाटा होंगे तो कानून का हासा निकल जाता है, जो मेरे वर्गे कमज़ोर नूं वेखदा है तो जुत्ती ला लेंदा वो। लिहाजा इस कानून की भी हमें एहसास रहने दें। काजी साहब नहीं, आप फिर थोड़ा सा देखें। मैं कह रहा हूँ उनका मुल्क है 100 करोड़ दफा आए, कागजों में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से सजा याफ्ता और इश्तिहारी, ये कहने हैं उन्हें रैली की सूरत में हम जलसा गाह में लाएंगे। मुझे बता दें, क्या FIA पाकिस्तान में इसका वजूद ख़त्म हो गया? नैब का ख़त्म हो गया? अदालतों की हुक्म अदूली आप पर, इन पर लाज़िम है? नहीं, किस कानून के तहत? यहाँ तो कह दें कि जितने पाकिस्तान में आज सजा याफ्ता जेल में है उन सबको लंदन भेजे, 4 साल बाद आके उन्हें जलसा करने दें, फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी करें। भट्टी साहब, हमारे ना चकवाल बड़ा में एक सुने मेरी एक रहनुमाई, मेरी सिर्फ एक सवाल, उसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मुझे पता है आपका वक्त कीमती है। मेरी अर्ज सुन ले, कोई और शख्स है, उसे सजा हुई है नैब से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, और मुजरम है और इश्तिहारी है, क्या वो अमेरिका से, लंदन से, किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आता है तो क्या किया जाएगा? मैं आपको ना काउंटर क्वेश्चन करता हूँ जो मैं आपसे करना चाह रहा था। आर्टिकल 6 के तहत ज़िया लाख पे पर्चा होना चाहिए था, अंदर होना चाहिए था। जो उसके साथ थे, जो उसके एबटर थे, वो अंदर होने चाहिए थे ना, वो वज़ीर आज़म बन गए। सुने यहाँ पे इंडाइटमेंट होनी थी, फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। आप मुझे कमज़ोर समझ के दबाव में ला रहे हैं। मेरी अर्ज सुन ले, वो तो शहबाज शरीफ से ना फर्ज, मैंने कह दिया कोई और बंदा इश्तिहारी है, सुप्रीम कोर्ट से नैब से सजा याफ्ता है, अगर वो आता है तो उसके साथ कानून क्या करेगा? मैं सिर्फ ये रहनुमाई चाह रहा हूँ, इतनी सादी सवाल है। देखें, साबका वज़ीर दाखिला और हमारे दोस्त, मुश्तरका दोस्त राना सनाउल्लाह साहब ने हमें खुशखबरी और नवीद सुना दी है कि सज़ाएँ कालअदम हो जाएंगी। कैसे? ये अदालतों का काम है
ये टॉक शो में अदालतों की इज्जत में इजाफा तो ये कर रहे हैं ना, फैसले नहीं होते। अदालतों की इज्जत में तो ये कब से इजाफा कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, तो पहले सुन लें। अच्छा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो सिर्फ कल्याण इन्हों की हुई है, बाकी तो किसी की नहीं हो रही ना। अच्छा, तरीके इंसाफ का कोई एक लीडर बताएं जो अपने घर रहता है। आइन और कानून का ये तकादा कहते हैं कि जिसे सुप्रीम कोर्ट से सजा हो, इश्तिहारी हो, उसे फायद ईसा साहब से मुतालबा करें। क्या आइन और कानून ये कहता है? मैं कहता हूँ आइन और पहली कानून बात ये तो कहता ये है कि इंतहाई इम्पेक्केबल करियर है, अनटेंटेड हमारे नए चीज। रिस्क हो गया, हमें गारंटी मिली। कादी साहब आधा सच ना बोल। बड़ी साहब, मैं एक बात, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, और वो उनकी अपराइट जज होने के बारे में कोई दो आरा नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है उन्हें इनको तलब कर लेना चाहिए कि ये क्यों कह रहे थे कि सितंबर के बाद जो है हम आएंगे। व्हाट डू यू मीन? वो तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। तो आप एक जज साहब के बारे में ऐसी, यानी उनको आप डायरेक्ट अटैक करें, इनको आप इनडायरेक्ट अटैक करें। यार कोई और काम भी याद है दोनों। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इल्म मुआशियात के हवाले से एक इंतहाई मोतबर नाम अक्सर हमें वक्त देते हैं, जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, बड़ा सादा सवाल है। अब ये भी खबर आई है कि अब घरों पर भी छापे पड़ेंगे जिन लोगों ने मुबैना तौर पर डॉलर होल्ड कर रखे हैं। डू यू थिंक विद दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज हम कोई इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि डेट भी रिटायर हो जाए और हमारी मैशियत ट्रैक पे आ जाए? कोई ऐसी मिसाल है या ये एक नया अच्छा एक तरीका ये हो सकता है आपके ख्याल में डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए हैं मुख्तलिफ, ख़ास तौर पे जबकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल आने लगा है इन चीज़ों में ज़्यादा, तो घरों पे आप जाकर ये देखना कि कितने डॉलर उन्होंने इकट्ठा छुपाए रखे हैं, ये मैं समझता हूँ कि इससे कोई नुमाया तौर पर फ़ायदा नहीं होगा और इससे लोगों में एक तरह से बहुत ज़्यादा घबराहट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप ये देखें कि जो स्मगलिंग पे जो काम हो रहा है और होना चाहिए, ख़ास तौर पे आपने तो सुना होगा कि IMF ने भी ये जिक्र किया है कि जो डीजल की स्मगलिंग बेतहाशा हो रही है ईरान से, उसमें यकीनन जो वॉल्यूम्स हैं, उसमें जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो कस्टम्स वगैरह के हैं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे रोके। इसके नतीजे में नुमाया तौर पर हमारे रेवेन्यूज़ पर असरात आ रहे हैं और हो सकता है कि इसकी वजह से हम पर प्रेशर और IMF से पड़े। इस तरह की चीज़ों पर ज़रूर काम करें, मगर घरों पर हमला करना ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक नामुनासिब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक ज़रा रहनुमाई फरमाइए कि IMF क्या ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है हमारे वज़ीर ख़जाना को कि आपके घरों में पैसे पड़े हैं? और दूसरा, इस मुल्क में 90% आदमी ने तो शायद डॉलर की शक्ल ना देखी हो। अगर घरों में पैसे होंगे तो अरब खरबपति लोगों के पास होंगे, उनके महलों में तो इन्होंने जाना नहीं है। 2-3 दिन पहले पिंडी एक रेड हुई, सुना अरबों रुपये पकड़ा गया, बाद में FIA वाले माफ़ी मांग रहे हैं। तो डू यू थिंक ये गांव-गांव शहर जाके घरों में छापे से इतना पैसा आ जाएगा कि मुल्क का कर्जा उतर जाए और इकॉनमी बेहतर हो जाए? देखिए, जो आपका सबसे अमीर तबका है, माशाल्लाह उनकी इतनी ताकत है कि वो निज़ाम में जो चाहे तब्दीली ला सकते हैं, और दूसरी तरफ जो आपके बड़े जो स्पेकुलेशन करते हैं डॉलर्स में, वो अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं रखते, वो बाहर के अकाउंट्स में उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेतहाशा बड़े बड़े अमाउंट्स हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस जो एक नई कोशिश की जा रही है कि घरों पर हमला किया जाए, यह मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक, फिर से कहूँगा, नामुनासिब। अच्छा डॉक्टर साहब, चंद दिन पहले इन्होंने कहा था कि लॉकर पर भी जाके स्कैन किए जाएंगे अगर हज़ारों है, तो क्या ये मुमकिन है लॉकर स्कैन किए जाए और अंदर से डॉलर और पाउंड खुद ब खुद बाहर आ जाए? अच्छा जी, मैं किधर चलना था नाल?
देखिए ये भी नामुनासिब है, इसलिए कि हमारे लॉज के तहत लॉकर्स जो हैं बैंकिंग सिस्टम के तहत प्रोटेक्टेड हैं। अब किस हद तक आप लोगों के इंडिपेंडेंस पर हमला करेंगे? अब ये कि जिस तरह अभी भट्टी साहब ने कहा है कि ये जो छोटे-छोटे डॉलर के स्पेकुलेटर्स हैं वो हज़ारों में डॉलर में होता है। असल अमाउंट जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो बाहर जाता है पैसा। वो आप फॉरेन बैंक्स में अब आप ये देखिए कि एक वक्त हमें कुछ साल पहले पता चला था कि बड़े-बड़े अकाउंट्स किस-किस के बाहर हैं, उस पे आज तक कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं। तो असल जो आपको हमला करना है वो उन लोगों पर करना है जो बेशुमार पैसा मुख्तलिफ मुल्कों में रखते हैं, ख़ास तौर पे ख़ास ऐसे बैंकों में जिनमें बड़ा मुश्किल होता है पता करना कि पैसा कहाँ से आया है। ये है असल स्ट्रगल। डॉक्टर साहब, एक शबर जादी साहब तशरीफ़ लाए थे, बहुत बड़े वो यानी टैक्स लॉयर हैं। उन्होंने एक एस्टीमेट दिया था कि 200 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तानियों के बाहर ऑफशोर हेवन्स में हो सकते हैं। डू यू नो लैंड एनी क्रेडेंस टू दिस थियरी? देखिए, पाकिस्तान में मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि टैक्स के मरात, मुख्तलिफ फ़ायदे, कीमतों वगैरह के, स्मगलिंग और फिर करप्शन, इन सब को आप मिला लें तो हमारा अंदाज़ा ये है कि सालाना जो हमारा सबसे अमीर और सबसे पावरफुल तबका जो है वो सालाना तकरीबन 50 अरब डॉलर उठा लेता। तो यकीनन इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर चले जाता। अब 200 है या नहीं, मगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है और असल प्रॉब्लम वो है। अच्छा डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी के दौर में, मुझे नाम भूल गया, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने एक फिगर दी थी कि डेली पाकिस्तान के एयरपोर्ट से 25 मिलियन डॉलर इलीगली बाहर जाते हैं। ये स्टेट बैंक के गवर्नर थे जब उन्होंने ये कहा था, और आप कह रहे हैं 50 अरब डॉलर। ये तो इतना अमाउंट है कि हमें कहीं धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं। यही तो मसला है जी। बात यह है कि जो हमारे मुल्क के सबसे पावरफुल एलीट है और जिनके हाथ में तकरीबन हर चीज़ मौजूद है, और जिस हद तक अगर वो गलत हरकतें करते हैं तो जो पैसा का जो अमाउंट जनरेट होता है टैक्स के मराद से ही सिर्फ 25 अरब डॉलर उन्हें मिलते हैं साला। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है जी। मैं क्या बताऊं आपको, जिसे हम स्टेट कैप्चर कहते हैं वो इस हद तक पहुंच चुका है कि जिसे कहते हैं कि हमारे मुल्क के जो आम लोग हैं वो बिल्कुल पिस के रह गए हैं इस निज़ाम में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी काजी साहब ने बड़ा अहम सवाल किया किसी मिनिस्टर रिलेटेड, 25 मिलियन डॉलर रोजाना जाते हैं वहाँ, तो कस्टम तो छोड़ दे, सबसे पहले हमारी खाल उतारने के लिए ANF होता है, वो हमारे पासवर्ड को 15 के एंगल से देखता है, हालांकि उसका काम सिर्फ मनशियात ढूंढना है। तो क्या अदारों की मिली भुगत से बाहर कोई बंदा मिलियन डॉलर्स एयरपोर्ट से ले जा सकता है बाहर दूसरे मुल्क में? बिल्कुल नहीं। इस तरह की चीज़ों में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है, जिसे कहते हैं ना कि कम्प्लिसिटी और जॉइंट, ये होता है इतने बड़े पैमाने पर विदाउट एक इम्प्लिसिट सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज काम नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब, बेहतर ना होगा कि ईमानदार ऑनेस्ट अफसर लगाए जाएं जो इस गैर कानूनी काम को रोके, बजाय इसके कि घरों घरों में जाके दरवाजा नोक करना, सुने ਤੁਹਾਡੇ घर डॉलर आया, ना बंदा पूछे डॉलर ना हो गया, न्याज हो गई पूछने आ गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर बात दरअसल ये है कि ऑनेस्ट अफसर्स बड़े कम सप्लाई में मौजूद हैं पाकिस्तान में इस वक्त। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी काफ़ी हद तक डॉक्टर साहब, वो मुझे एक डायलॉग याद आ गया थी तो इंडियन फिल्म कि दयानतदार आदमी इस निज़ाम में एक लाइबिलिटी होता है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और IPPs की बात करते हैं। सुना है कि जो पहले ही IPPs जो लगे थे वो इस्तेमाल शुदा थे और अब उन्हें दोबारा से एक नए मुआहिदों में लाया जा रहा है, उड़ती उड़ती खबर आ रही है। तो इस हवाले से आपके पास कोई है कि उनको दोबारा से हम ले रहे हैं, या ये कुछ लोग तो कह रहे हैं डॉक्टर
मैं कल बात कर रहा था, राशिद जमान साहब हैं, कोई एक्स उसके इकोनॉमिस्ट रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के भी, और पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उनका तो आर्टिकल था नेशनलाइज IPPs, ये बिजनेस रिकॉर्डर में लगा। डॉक्टर साहब, नेशनलाइज या प्राइवेटाइज? नेशनलाइज IPPs, ये डॉक्टर राशिद जमान साहब हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के में इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं 80s में। अच्छा जी, बात दरअसल ये है कि आप किस हद तक चाहें तो ज़्यादातर अगर आप पाकिस्तानी IPPs हैं जिसके ओनर्स हमारे पाकिस्तानी हैं, तो उसमें आप चाहें तो उनको नेशनलाइज तो कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो फॉरेन IPPs हैं, और ज़्यादातर अब तो चाइनीज़ IPPs हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि हम में इतनी ताकत है कि हम उन्हें नेशनलाइज कर लें, और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इस वक्त वहीं जा रही है पैसा। उन्होंने तो अब एक नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, वो कह रहे हैं कि उनको पेमेंट्स पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो चाइना की जो बैंकिंग निज़ाम है, उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के साथ कि हमारे IPPs जो हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। तो अगर आप नेशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो उसका अलबत्ता एक सिग्नल जो जाएगा, और वो ये कि जिस तरह हमारी SITF जो फैसिलिटी है, वो उसकी कोशिश है कि बड़े पैमाने पर बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वो नेशनलाइजेशन अगर आप करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल होगा। आपको इसी निज़ाम में जिस हद तक हो सके लॉसेस वगैरह कम करा के, कैपेसिटी चार्जेस को स्प्रेड करके अपने निज़ाम को बेहतर करना है। नेशनलाइजेशन बड़ा एक्सट्रीम सोल्यूशन होगा, और रिस्क का जो पैमाना है बाहर के इन्वेस्टर्स का वो बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पहले कभी 1, 2, 3 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता था, अब आपने देखा है 2-3 दिन पहले इकट्ठे 26 रुपए इजाफा कर दिया गया। फिर गैस की कीमत में इसी तरह कहा जा रहा है 50% से ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। बिजली की कीमतें आगे ही आसमानों पे है। इन हालात में पाकिस्तान में इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन किया जा सकता है। बज़ाहिर तो लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर इधर क्या करने आएगा? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल मुनासिब बात कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि आज जुलाई के जो आदाद शुमार हैं हमारे सनती शोबे के, जो मनफी सिलसिला था वो जारी रहा है, कोई बेहतरी नहीं आई जुलाई के महीने में। और पैदावार में कमी की बहुत बड़ी वजह जो उनकी कॉस्ट हैं उनमें इजाफा है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अब आप ये देखिए कि हमने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हुकूमत में कुछ कम रेट पर बिजली बेचा करती थी ताकि वो कम्पिटिटिव रहें। IMF के प्रेशर में वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और अब आप ये देखिए कि हमारा सबसे बड़ा शोबा जो है टेक्सटाइल्स का, वो मनफी जा रहा है। तो ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसके नतीजे में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है इंडस्ट्री की, इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं। और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह ये है कि बाहर ख़ास तौर पे कोटाज जो लगाए गए हैं हमारे ओपेक के ममालिक से और रशिया से, उसके नतीजे में ऑयल की कीमत जो है वो पिछले कुछ हफ्तों में तकरीबन $20 फी बैरल बढ़ी है। और साथ साथ रुपए की गिरावट जारी थी, अब तो खैर कम हो गई है। तो उसके नतीजे में चूंकि गवर्नमेंट ने एक फार्मूला सेट किया हुआ है IMF के साथ, जिसमें आपको 60 रुपये पेट्रोलियम लेवी भी लगाना है, उसकी वजह से ये जो सारा इजाफा हुआ बाहर की कीमत में, उसे आपने ट्रांसफ़र किया है। अब उसके नतीजे में होगा ये कि आपका जो पेट्रोल की डिमांड है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहना क्या मुनासिब होगा कि अगर IMF की शराइत पर हम पाकिस्तान चलाते हैं, IMF की शराइत और पाकिस्तान की तरक्की ये इकट्ठे मुमकिन नहीं लगती, IMF से निकलना ही होगा किसी ना किसी भी तरीके से? देखिए, आप उस वक्त निकलने की कोशिश करें, और मैं खुद ये समझता हूँ कि अगर हमारे यहाँ एक मुनासिब हुकूमत हो
और एक तरह से हम एक पॉलिसीज़ पे चार्टर पे एग्री कर जाएं जिसमें अच्छे भारी किस्म के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि जब तक IMF की छतरी है तो हम तेज़ी से अपने ख़र्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग और इसकी जिसे कहते हैं ना कि स्प्रेड ओवर बढ़ाने की कोशिश कर लें, रोल ओवर करवा लें। और दूसरी तरफ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है आज कि हमारे बैंकिंग निज़ाम, आपको सुन के तो खुशी होगी कि पहले महीनों में इस साल के उनके प्रॉफिट्स 2 गुना हो गए और वो खूब पैसे बन रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि जी प्लीज कंप्लीट करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर बहुत पैसे बना रहा है, उनकी प्रॉफिट्स 2 गुना हो गई हैं, सरे सूद में इजाफे से उन्हें फायदा हो रहा है, हुकूमत को डॉक्टर साहब वन लास्ट क्वेश्चन, ये मुझे एक ज़हन में आ गया। कुछ अर्सा पहले यहाँ फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमाए हमारी यहाँ पे कंपनीज ने। कुछ लोग, कुछ कंपनियाँ, बैंक्स बहुत पैसा कमा रहे हैं, वतन अजीज़ पैसा लूज़ कर रहा है, ये क्यों डाइकॉटमी है? यही तो मसला है जी। बात यह है कि जब आप अपने सरे सूद को इतना बढ़ा देंगे, 22% तक ले जाएंगे, तो हुकूमत पर इतना बड़ा बोझ पड़ा है कि 2 साल में आपका जो कर्जों के पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो 3.5 अरब से बढ़कर अब 7.5 अरब तक चले गए। खरब तक, सॉरी अरब नहीं, खरब। और उसके नतीजे में आपको तो मैंने पहले भी बताया है कि अब हम ये सूद की पेमेंट के बाद हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं बचता। हमारा सारा डिफेंस का बजट और बाकी खर्चे हम कर्जों से कर रहे हैं। ये पहली दफा तारीख में हुआ है पाकिस्तान में। तो बैंकों को अब वक्त आ गया है, उनसे कहें कि भाई हम आपका हेयर कट करने वाले हैं, ठीक, आपके पास जो हमारे कर्जे हैं उनको हम स्प्रेड ओवर करने वाले हैं। ये वक्त आ गया है ताकि कर्जों का जो बोझ है डोमेस्टिक बोरोइंग कम हो। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, हमेशा जब भी हम बात होती है। बड़ी साहब, ब्रेक पे जा रहा हूँ, मगर $50 बिलियन जिस मुल्क की शरफ या बकौल डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब यहाँ से जो मलाई उतार के ले जाए, फिर यहाँ क्या रहना है? यहाँ पे तो फिर आ जाते हैं वैसे विक्ट्री साइन बनाकर इस माल तोड़ प्रोग्राम के जो सुर्खेल हैं। पर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इंडिया किस समत में जा रहा है और ख़ास तौर पर वहाँ जो एक सिखों के साथ फिर क्या वही होगा जो 80s में हुआ था? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, पिछले दिनों एक प्रोमिनेंट सिख जो है कनाडा में, वो मारा गया, उसको असैसिनेट कर दिया गया, और वो ये भी कहा जा रहा है कि वो खालिस्तान मूवमेंट के बड़े हामी थे। तो जो ट्रूडो हैं प्राइम मिनिस्टर इसके कनाडा के, उन्होंने कहा कि ख्याल अगलब है, ख्याल ये है कि इसको इंडिया ने मरवाया है। नहीं, उन्होंने कहा कादी साहब इंडिया पाकिस्तान में राह के ज़रिए रोज़े पहले दिन से दहशत गर्दी कर रहा है। अब बदकिस्मती कि इसने कनाडा को भी मजाक बना लिया, और अब ये जो खालिस्तान मूवमेंट चल सकती है, ये 1984 से ज़्यादा खौफनाक होगी। और राह की जो इंटरफेरेंस है, उनके सफ़ीर को फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया है, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका और बरतानिया और यूके तमाम लोगों का कि भारत की इस दहशत गर्दाना पॉलिसियाँ जो राह के ज़रिए उनके नेशनल को कत्ल करवा दिया उधर जाके, इसे रोका जाए। और भारत का असल चेहरा दुनिया को पता चल गया कि ये दहशत गर्दी की फ़रोग की अलामत ही भारत और राह है। और वो राह के कुछ लोगों को गालिबन उन्होंने निकाला भी है वहाँ से। लेकिन भट्टी साहब, मैं एक और बात कर रहा हूँ। मैंने कल एक इंटरव्यू देख रहा था कि अब मोदी ने एक पूरा प्लान कर लिया, ये अब G20 को बड़ा, और मैं ये भी कल बता चुका हूँ आपको कि G20 की जो रास्ता था जहाँ से बाइडन और इन हुक्मरानों ने गुजरना था, वहाँ कोई झोपड़पट्टियाँ थी। जो इंडिया में बेशुमार गुर्बत है, 3 लाख लोगों के जो कच्चे मकान हैं वो बिल्डोजरों से। और सबसे तकलीफ बात मुझे ये लगी कि जो आम आदमी पार्टी है उसने भी नहीं कहा कि ये जलील हरकत ना करें। बहरहाल, अच्छा बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह ये रहे हैं कि अगर तीसरा इलेक्शन इसको मिल गया, ये जीत जाता है, क्योंकि ये सारा फंडामेंटलिज्म पे सारा खेल कर रहा है, तो फिर एक हिंदू स्टेट में
वो इसको तब्दील कर देगा और वैसे दुनिया माइंड भी नहीं करेगी। कई साहब नहीं, हिंदू स्टेट बदल चुकी है। भारत में सबसे ज़्यादा अकलियत के साथ जुल्म हो रहा है। अब हमारे सिख भाइयों की तादाद बहुत बड़ी है। खालिस्तान की मूवमेंट को कुचला, उधर निचली जात के हिंदू भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद शख्सियत का नाम है, वो बारूद के जरिए दुनिया पे अपनी हुक्मरानी चाह रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब जिस तरह ये एक्सपोज होता जा रहा है कि दूसरे ममालिक में जाके इनकी जो अपनी एजेंसी है रहा वो कत्लो गारत करे, तो दुनिया को भी अब भारत के असल चेहरा देखना होगा कि ये दहशत गर्दी की अलामत बन चुका है। भट्टी साहब, अगले बंदे 40 करोड़ की मार्केट देखते हैं। ये जितने जराइम करते हैं, कश्मीर में जो इन्होंने जराइम किए और लोगों के ख़िलाफ़, मैं ये नहीं कहता, इंडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, अरुण दत्ती रॉय जैसे लोग भी वहाँ पर हैं, बरखा दत्त जैसे लोग भी वहाँ पर हैं, वहाँ पे बड़े बड़े एनलाइटेंड लोग भी हैं। लेकिन अब डोमिनेट बयानिया तो मोदी साहब का है। काजी साहब देखें, कनाडा बहुत बड़ी मार्केट है, उधर अगर इंडियन सफ़ीर निकाल दिया गया, जो कहा जाता है कि रा का वो कवर में था, अगर इस तरह बंद होता है और हिंदुस्तान में एक दफ़ा दोबारा सिख अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को इन हालात में भारत को यकजा रखना, उधर एक यकीनी बात है, उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस करा ली, लेकिन गुर्बत उधर पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। लेकिन इनकी इंतहा पसंदी मकबूजा कश्मीर की बद्दुआएं लगी कि इन्होंने जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम की इंतहा की थी, कनाडा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब इनके पास मेरा ख्याल है कोई अखलाकी जवाब नहीं रहा कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ बोले। अच्छा, लेकिन बड़ी साहब, हम तो कुछ सिखों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। बहुत सारे सिख पाकिस्तान में हमारे भाई रहते हैं और हमें भी उनके राइट्स का मज़ीद ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी माइनॉरिटी से मोहब्बत करनी चाहिए। खुसूसन नरेंद्र मोदी सिखों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, गोल्डन टेम्पल से लेके आज तक तमाम ये क्रिश्चियंस पर अटैक करना। लेकिन अब वो जो इनकी एक आर्मी है, एक आर्मी बनाई हुई है ना, उसकी बाकायदा परेड्स होती हैं वहाँ पर। ये बेसिकली एक 5 पार्टियों का था ना, इसके ऊपर वो क्या नाम है उसका, RSS है, और वो जनाब खुला खेलते हैं, आग लगाते हैं, ये करते। बेसिकली अब मोदी के पास बेचने को कुछ नहीं है। मोदी की टोटल जो वोट है ना भट्टी साहब, टोटल जो वोट है वो 90 करोड़ वहाँ का वोटर है, उसमें से 23% वोट इसका है। अब ज़ाहिर है सारे के 90 करोड़ तो वोट पोल नहीं होते, उसमें से ये इंतहा पसंद हिंदुओं के वोट ले जाता है, क्योंकि इसमें लेफ़्ट की पार्टियों के जराइम हैं, कांग्रेस के जराइम हैं, क्योंकि वो जिन एक प्रो रिच पॉलिसी पर खेलते हैं। बहरहाल वक्त चूँकि हमारा ख़त्म हो चुका है। इंडिया में हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि दोबारा से मूवमेंट्स जो होंगी वहाँ पे बनेंगी, मेहनत कशों की भी बनेगी, और लोग अपने राइट्स के लिए वहाँ भी निकलेंगे, क्योंकि हालात वहाँ भी बड़े ख़राब हैं। सिर्फ अमीर लोगों के हालात अच्छे हैं जैसे यहाँ हैं। इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।